नर्मदा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो अगला पड़ाव है वो मंडला से छिनगांव तक की यात्रा के बारे में रहेगा। इससे पहले जो भी सौंदर्य की नदी नर्मदा में बताया गया है वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। आज हम मंडला से छिनगांव तक की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, तो देखो लेखक क्या कहता है। हमारे मंदिरों की तरह हमारी नदियां हैं वो क्या है, पूर्वाभिमुख है। अर्थात इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे भारत के अंतर्गत मंदिरों की जो दिशा है वो क्या है, पूर्व की ओर उन्मुख है। इसी तरह से जो भारत की नदियां हैं वो भी कैसी हैं, वो भी पूर्वाभिमुख है। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम वाहिनी है। फिर लेखक आगे क्या कह रहा है कि जो भारत में बड़ी नदियां हैं उनमें एक नर्मदा ऐसी नदी है जो कैसी है, पश्चिम वाहिनी है। कैसी है आपसे पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी कैसी है, पश्चिम वाहिनी है, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलकर कर्क रेखा के प्राय साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती है। ये जो नर्मदा नदी है ये कैसी है, पश्चिम वाहिनी है और अमरकंटक से निकलती है और कर्क रेखा के प्राय साथ साथ पश्चिम की ओर क्या कर देती है, ये चल देती है। ये बात किसमें बताई गई है, मंडला से छिनगांव तक की यात्रा में यह बात लेखक कहता है। किंतु इसमें क्या है, एक अपवाद है। कौन सा अपवाद बताया गया है, अमरकंटक से चलने के बाद डिंडोरी से सीधे जबलपुर आने की बजाय वह क्या करती है, दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। ये जो नदी है ये क्या करती है, अमरकंटक से चलने के बाद डिंडोरी से सीधे कहाँ, जबलपुर आने के बजाय, जबलपुर नहीं जाती है, जबलपुर आने के बजाय ये क्या करती है, दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। इसी अर्धचंद्राकार के मध्य में है मंडला। इस अर्धचंद्राकार के मध्य में क्या बसा हुआ है, मंडला बसा हुआ है। मंडला मानो नर्मदा के कर्ण कुंडल में बसा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेखक है वो मंडला के बारे में क्या कह रहा है, वो मंडला के बारे में कह रहा है, ऐसा लग रहा है मंडला मानो नर्मदा के कर्ण कुंडल में बसा है। हमारी पिछली जो यात्रा थी वो कहाँ की थी, जबलपुर से मंडला तक की थी। लेखक फिर आगे क्या कह रहा है, जो उनकी पिछली यात्रा थी वो कहाँ से कहाँ तक की थी, जबलपुर से मंडला तक की थी। अब वो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहा है, अब वो मंडला से छिनगांव तक की यात्रा कर रहा है। तो इसमें लेखक कह रहा है जब हमने जबलपुर से मंडला तक की यात्रा की थी तो इस यात्रा में पिछली बार कितने लोग थे, दो लोग थे, यादवेंद्र और मैं था। और अब की बार यात्रा में क्या है, पिछली बार यात्रा जब हमने की थी, जब हम कितने लोग थे, चार लोग थे, जब जबलपुर से मंडला तक की यात्रा की थी। तो लेखक बता रहा है कि जब हमने पिछली यात्रा जबलपुर से मंडला तक की थी, इस बार हमारी यात्रा कहाँ से कहाँ तक है, मंडला से अमरकंटक तक की है। पिछली बार हम कितने थे, चार थे, अब दो ही रह गए हैं। कौन कौन रह गए हैं, यादवेंद्र और मैं रह गया हूँ। आपसे पूछा जा सकता है जबलपुर से मंडला तक की यात्रा जब लेखक ने की थी तो वो कितने लोग थे, तो वो चार लोग थे। और मंडला से छिनगांव या मंडला से अमरकंटक तक की जब यात्रा लेखक कर रहा है तो कितने लोग रह गए हैं, दो लोग रह गए हैं। कौन कौन रह गए हैं, यादवेंद्र और मैं रह गया हूँ। 10 अक्टूबर 78 और बेला भोर बेला थी तो लेखक कहाँ से चल पड़े, मंडला से निकल पड़े। रात एक गांव में बिताई। दूसरे दिन दोपहर को लेखक कहाँ पहुंचे, कचारी पहुंचे। रात उन्होंने कहाँ पर बिताई थी, एक गांव में बिताई थी। और दूसरे दिन लेखक कहाँ पहुंच गए थे, कचारी गांव में पहुंच गए थे। दूसरे दिन दोपहर को लेखक कहाँ पहुंचे, कचारी पहुंचे। नर्मदा की ऊंची कगार पर कृषक पति पत्नी बैठे थे। हम उनकी ओर बढ़े तो स्त्री ने हाक लगाई, जूते उतार कर चलो महाराज। नर्मदा की ऊंची कगार पर कौन बैठे हुए थे, कृषक पति पत्नी बैठे हुए थे। लेखक जब उनकी ओर जा रहे थे तो वो जूते पहनकर जा रहे थे। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, कृषक की पत्नी ने, कि जूते उतार कर चलो महाराज। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उनके जो खेत खलियान होते हैं वो क्या है, खेत खलियान को लक्ष्मी के समान मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, कृषक की पत्नी ने कहा कि आप जूते उतार कर चलो।
हमने चप्पलें उतार ली, उनके पास जाकर बैठे। हमारी यात्रा के बारे में जानकर वो क्या हुए, खुश हुए। दोनों ने कहा आज यहीं रुक जाइए। किन दोनों ने कहा? कृषक पति पत्नी ने कहा आप दोनों क्या करो, यहीं रुक जाइए। दीपावली तक अमरकंटक पहुंचना है, जितना आगे बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। तो लेखक क्या कह रहा है कि लेखक ने कहा था कि हमको दीपावली तक कहाँ पहुंचना है, अमरकंटक पहुंचना है। जितना जल्दी हो जाए हमको क्या करना है, चलना पड़ेगा। तो फिर उस पति ने क्या कहा? किस पति ने कहा? कृषक पत्नी के पति ने कहा तब आप ऐसा करना, बकछेरा में रुक जाना, वहां मेरा कौन रहता है? साड़ू भाई रहता है। उसका नाम लेखक क्या बता रहा है? मनसुख बता रहा है। उसी के यहाँ ठहर जाना। आज दशहरा है, दशहरे का जुलूस देखने मेरी स्त्री कहाँ जा रही है? मंडला जा रही है, उसी के साथ आप चले जाइए। अभी आधी दूर तक क्या हो जाएगा, आप दोनों का रास्ता एक है, आगे का रास्ता क्या करेगी यह बता देगी। कृषक पति कह रहा है अपनी पत्नी के बारे में, मेरी पत्नी कहाँ जा रही है? दशहरे का जुलूस देखने मंडला जा रही है, आप उसी के साथ हो जाइए। घरोबा हो गया तो मैंने स्त्री से पूछा आपने हमें जूते उतारने के लिए क्यों कहा था? तो देखो स्त्री क्या जवाब दे रही है, वहां हमारा खलियान है, खेत खलियान लक्ष्मी होते हैं, वहां जूते पहनकर नहीं चलते। ये लाइन क्या है, इम्पोर्टेंट है कि कृषक पत्नी ने जूते उतारने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि कृषक पत्नी के अनुसार जो खेत खलियान होते हैं वो लक्ष्मी के समान माने जाते हैं, इसलिए उसने लेखक से कहा था आप जूते पहनकर नहीं चलो। सुनकर अच्छा लगा, वह बात भी करती जा रही थी और सजती भी जा रही थी। पहले उसने क्या पहनी, पायल पहनी। फिर उसने क्या किया, बड़ी देर तक मांग निकाली, बड़े मनयोग से सिंदूर का उसने टीका लगाया। फिर निकाला पाउडर। इस सुनसान जगह में पाउडर का डिब्बा देखकर मैं हैरान रह गया। भभूत की तरह पोता, पहले उसकी त्वचा के ताने बाने भले लग रहे थे, अब पाउडर की मोटी परत में खो गए। सौंदर्य की उपासना हमें कई बार असुंदरता की देरी पर ला देती है। ये कोटेशन मोस्ट है। लेखक ये बात क्यों कह रहा है कि सौंदर्य की उपासना हमें कई बार क्या करती है, असुंदरता की देरी पर ला देती है। इस बात को लेखक इसलिए कह रहा है कि अत्यधिक सुंदरता मतलब अत्यधिक हम लीपा पोती कर लेते हैं, उससे हमारा चेहरा और खराब हो जाता है। कृषक पत्नी ने भी ऐसा किया था, पाउडर को भभूत की तरह पोत लिया था। तो पहले वो ज्यादा सुंदर लग रही थी और जब उसने पाउडर ज्यादा मतलब लगा लिया चेहरे पर तो वो कैसी लगने लग गई, अजीब लगने लग गई। तो उसको देखकर लेखक कह रहा है कि सौंदर्य की उपासना हमें कई बार क्या कर देती है, असुंदरता की देरी पर ला देती है। बकछेरा में मनसुख को उसके साधु भाऊ भाऊ का राम राम कहा। बकछेरा में जब लेखक पहुंच गया तो कृषक जो पति था उसका साधु का क्या नाम था, मनसुख था। उसको लेखक ने क्या कहा, राम राम कहा। तो वो चकित रह गया। सारी बात बताई तो उसने खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को सोई तो सिराने के पास लेखक को क्या दिखाई दिया, मुर्गियों का डेरा था। सोचा सवेरे उठने में सुविधा रहेगी, ऐसी प्राणवान अलार्म घड़ी और कहाँ पाऊंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है लेखक ने प्राणवान अलार्म घड़ी किसको कहा था? तो किसको कहा था, मुर्गियों के डेरे को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मुर्गियां क्या है, सुबह उठकर उनको जगा देंगी, अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लेखक ने कहा था कि ऐसी प्राणवान अलार्म घड़ी में और कहाँ पाऊंगा। यहाँ से मोहगा, यहाँ सामने से बुढ़नेर नर्मदा में आ मिली है। किनारे पर एक बाबा थे। मैंने उनसे पूछा जब यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो अमरकंटक में पता नहीं कितनी ठंड होगी। ये बात कौन पूछ रहा है, लेखक पूछ रहा है। और सामने से बुढ़नेर किस में मिल जाती है, नर्मदा में आ मिली है। उन्होंने कहा अमरकंटक तो बद्रीनाथ का टुकड़ा है। ये आपसे पूछा जा सकता है अमरकंटक को उन्होंने क्या बताया, बद्रीनाथ का टुकड़ा बताया। नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़े। कई जगह तो खांडे की धार पर चलने जैसा था, कई जगह हमको कैसा लगा जैसे कि हम तलवार की धार पर चल रहे हो, अर्थात तो रास्ता अजीब था। कहीं कहीं हमको घनी लत्तर पत्तर मिली, समझ में नहीं आता था कि किस लत्तर को पकड़े और कहाँ से। जैसे तैसे लेखक कहाँ पहुंच गए, मानोट पहुंचे, वहां से लिंगा पहुंचे। रात्रि विश्राम उन्होंने कहाँ किया, भगत जी के घर रहा।
अब देखो सुबह जमीन पर उन्होंने क्या देखे, बिछे टेढ़े मेढ़े दुहार फीते को देखकर मैं समझ गया कि यह धुआं नहीं, क्या है, भाप है। और जहां जहां यह भाप है वहां क्या थी, नीचे नर्मदा है। सुबह के धुंधलके में भाप की चादर ओढ़े सोई नर्मदा कैसी लग रही थी, बड़ी मोहक लग रही थी। लिंगा घाट में क्या होता है, जो पश्चिम वाहिनी नर्मदा है वो थोड़ी देर के लिए कैसी हो जाती है, पूर्व वाहिनी हो जाती है। इसलिए इसकी धारा को वहां क्या कहते हैं, सूरजमुखी धारा कहते हैं। क्योंकि लिंगा घाट जगह ऐसी है जहां नर्मदा की जो धारा होती है पश्चिम वाहिनी, वो थोड़ी देर के लिए कैसी हो जाती है, पूर्व वाहिनी हो जाती है। इसलिए वहां इसकी धारा को क्या कहा जाता है, सूरजमुखी धारा कहते हैं। नर्मदा में ऐसे स्थान बहुत कम है। लिंगा से क्या हो गया, लेखक के साथ एक सन्यासी का साथ हो गया। एक चादर और मिट्टी के एक पात्र के अलावा वो सन्यासी कुछ नहीं रखते थे। रास्ते में बातें होने लगी तो कहने लगे, अच्छा ये बताइए स्वाद किसमें है, जीभ में है या गुलाब जामुन में। अब रास्ते में लेखक को क्या हो गया, एक सन्यासी का साथ हो गया। तो सन्यासी लेखक से पूछ रहा है, आप मुझे यह बताइए कि जो स्वाद मिलता है वो गुलाब जामुन में मिलता है या जीभ में मिलता है। मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने ही दिया कि यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह तस्तरी में रखे रखे ही स्वाद देगा, और यदि जीभ में स्वाद है तो फिर गुलाब जामुन खाने की क्या जरूरत है। दरअसल स्वाद क्या है, ना केवल जीभ में है और ना केवल गुलाब जामुन में है, दोनों के योग में है। इसी प्रकार जीवन को आत्म इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता क्या है, जो दोनों के मिलन में है। तो वो सन्यासी क्या कह रहा है, गुलाब जामुन और जीभ के उदाहरण के माध्यम से वो समझा रहा है कि इसी प्रकार जीवन की सार्थकता केवल आत्मा में नहीं मान सकते, केवल शरीर में नहीं मान सकते, इन दोनों के सार्थक मिलन में ही क्या है, दोनों के योग में ही क्या है, जीवन की सार्थकता है। क्या बढ़िया बात कही। आगे बढ़े तो कई स्त्री पुरुष मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो, नर्सरी पौधे लगाने। वो स्त्री पुरुष क्या कर रहे थे, हम तो नर्सरी जा रहे हैं पौधे लगाने। नर्सरी शब्द कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि इस बियाबान तक मतलब ये नर्सरी शब्द पहुंच गया है। तो नर्सरी जैसा अंग्रेजी शब्द इस बियाबान तक पहुंच गया। विदेशी भाषा के जो शब्द हमारी जुबान पर आसानी से चढ़ जाए उन्हें हम क्या कर लेते हैं, खुशी से अपना लेना चाहिए। हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लेखक ने शब्दों की तुलना किससे की है, अश्वमेध यज्ञ से की है। लेखक कह रहा है कि हर भाषा में कुछ शब्द कैसे होते हैं, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। महात्मा, सत्याग्रह, योग आदि शब्द भी विदेशों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमारे जो शब्द हैं वो विदेशों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। कौन कौन से शब्द चल रहे हैं, महात्मा है, सत्याग्रह है, योग है, ये शब्द विदेशों में आज भी चल रहे हैं। आगे क्या मिला, लेखक को गांव मिला जिसका नाम क्या था, कोआ डूंगरी था। अब लेखक सोच रहा है कि मोर से मयूर भंज तो सुना था, लेकिन कोए के नाम से कोआ डूंगरी आज सुना। तो गांव का क्या नाम था, कोआ डूंगरी। तो लेखक क्या कह रहा है, मोर से मयूरभंज तो सुना था, लेकिन कोए के नाम से कोआ डूंगरी मैंने आज सुना। दुपट्टा संगम में दो किशोरियां स्नान कर रही थी। आपसे संगम का नाम पूछा जा सकता है कि जो लेखक को दो किशोरियां मिली थी जो स्नान कर रही थी, वो कौन सा संगम था। तो वो कौन सा संगम था, दुपट्टा संगम था। बिल्कुल बनदेवियां लग रही थी। आगे संगम के निकट ऊंची कगार पर उनके माता पिता बैठे थे। मैंने पुरुष से पूछा, आगे कौन कौन से गांव पड़ेंगे। तो लेखक पुरुष से पूछ रहा है कि आगे कौन कौन से गांव पड़ेंगे। उसने सोचते हुए कहा, चिमका टोला, पिपरिया टोला, चकदई। उसकी बात को काटते हुए उसकी स्त्री ने कहा, कुछ पता भी है कि बोले जा रहे हो, चकदई पहले आएगा, पिपरिया टोला बाद में आएगा। उसने कहा, मैं कहा जानू महाराज। उसके पति ने कहा कि मैं क्या जानूं, ये सही बता रही होगी। पिपरिया टोला के बाद चिमका टोला। फिर उसकी पत्नी ने टोका, क्या बोल रहे हो, चिमका टोला पहले पड़ेगा। बोले पति ने। फिर कहा, मैं का जानू महाराज। इतने में दोनों किशोरियां आ गईं। एक का नाम तो लेखक भूल गया, दूसरी का नाम आज भी याद है। क्या नाम था दूसरी का नाम, सुकृति। आपको कैसे याद करना है, सुकीर्ति से आपको याद आ जाएगा। सुकृति यानी
क्या हो गया, सुकीर्ति हो गया, कैसा यशस्वी नाम, लेकिन अधिक सुनाई नहीं पड़ता। कुछ नाम सरस और मधुर होते हुए भी चल नहीं पाते। रेवा कितना प्यारा नाम है, बोलने में आसान, सुनने में मधुर, लेकिन चला नहीं। नर्मदा नाम ही ज्यादा प्रचलित हुआ। लेखक क्या कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है उसका दूसरा नाम क्या है, रेवा है। कितना प्यारा नाम है, बोलने में आसान है, मधुर है, लेकिन इतना चला नहीं। चला कौन सा नाम, नर्मदा नाम ही चला। रोज सुबह उधर सूरज निकलता, इधर हम निकलते। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी पड़ी। वहां बैठे वे नर्मदा की परिक्रमा कर चुके थे। कहने लगे, अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि उस सन्यासी को नर्मदा की परिक्रमा में कितना समय लगा था। तो आपको याद रखना है, परिक्रमा में उनको लगे थे 3 साल 3 महीने 13 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे, 3 साल लगे थे, 3 महीने लगे थे और 13 दिन लगे थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उन दिनों में अन्न नहीं लेता था, कंद फल फूल या दूध दही वह भी मांगता नहीं था, अनायास मिल जाता तो ही लेता। वो सन्यासी क्या कह रहा है कि उन दिनों में मैं क्या लेता था, कंद लेता था, मूल लेता था, फल फूल लेता था, दूध दही लेता था, वो मांगता नहीं था, अनायास ही मिल जाता था। तो वो लेखक कह रहा है यदि ना मिला तो माँ का दूध। यहाँ माँ का दूध किसको बताया है, नर्मदा के पानी को बताया है। इस आदमी की श्रद्धा देखकर मैं चकित रह गया। इसके लिए नर्मदा का पानी पानी नहीं, माँ का दूध है। माँ का दूध सन्यासी के लिए क्या था, नर्मदा का पानी था। नर्मदा की खड़ी चट्टानी कगार में पगडंडी धागे की तरह पतली हो गई थी। हम रास्ते पर चलने वाले नट की तरह न नपे तुले कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में बर्तन के दो फेरी वालों का साथ हो गया। टूटे फूटे बर्तन लेते थे और क्या देते थे, बदले में गुड़ देते थे। टूटे फूटे बर्तन के बदले वो क्या दे रहे थे, गुड़ दे रहे थे। पिपरिया टोला आते ही उन्होंने हाक लगाई, टूटे फूटे बर्तन गुड़ के बदली लो। मतलब टूटे फूटे बर्तन दे दो और उसके बदले क्या ले लो, गुड़ ले लो। एक बेगा के घर हम खाना बनाने के लिए रुके। शुरू में तो उसके परिवार के लोग हमसे सहमे रहे, किंतु जो ही यादवेंद्र ने स्टोव चालू किया। लेखक के साथ कौन था इस यात्रा में, केवल यादवेंद्र था। तो वो बता रहा है लेखक की यादवेंद्र ने जैसे ही स्टोव चालू किया तो पहले बच्चे आए, फिर स्त्रियां भी आ गई। ऐसा चूल्हा तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। दर्शकों के विस्मय से उत्साहित होकर यादवेंद्र भी क्या करने लगा, अपने पैतरे दिखाने लगा। कभी आंच को धीमी कर लेता, कभी तेज कर लेता, कभी पिन से लौ ठीक करता, तो कभी पंप से तेजी से हवा भरता। उसके हर करतब पर क्या थी, भीड़ चकित रह जाती। मदारी जिस तरह बंदर को नचाता है, उसी तरह यादवेंद्र क्या कर रहा था, स्टॉप को नचाकर उस बेगा परिवार का मनोरंजन कर रहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह मदारी बंदर को नचा रहा था, उसी तरह यादवेंद्र किसको नचा रहा था, तो स्टॉप को नचा नचा कर उस बेगा परिवार का क्या कर रहा था, मनोरंजन कर रहा था। शाम को खापा पहुंचे, फेरी वाले आगे निकल गए, सन्यासी पीछे रह गए थे। हम आश्रय की तलाश में थे कि एक लोहार ने हमें क्या किया, अपने यहाँ ठहरा लिया। मैंने भी सोचा इस ठंड में लोहार के घर से बढ़कर रैन बसेरा भला और क्या हो सकता है। भट्टी के पास ही सोए। रात को जो भी उठता कोयले डालकर क्या कर देता, धोखनी चला देता। रात को जो भी उठता वो क्या करता, कोयले डालकर धोखनी चला देता। सुबह आगे बढ़े, रास्ते में एक जगह सुस्ताने बैठा, बैठते ही उछला। एक लाल चींटी ने क्या कर दिया, लेखक को डंक मारा था। गलती मेरी थी, मुझे देखकर ही बैठना था। सोचा अब जब भी बैठूंगा नीचे देखकर ही बैठूंगा। जब दो पगडंडियां आती तो हम असमंजस में पड़ जाते। सुनसान इलाके में किससे पूछते। डोंगर घाट के निकट सामने जो पगडंडी थी वह कैसी थी, अस्पष्ट थी। पहाड़ पर जो जा रही थी वह साफ थी। हम उसी पर चले, पहाड़ पर चढ़ते चले गए, पर कहीं कुछ भी नहीं दिखा। लेखक कह रहा है हम पहाड़ पर चढ़ते चले गए, हमको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो संदेह हुआ कि कहीं भटक तो नहीं गए। यादवेंद्र ने कहा आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आगे जाकर पता लगाता हूँ। यादवेंद्र ने क्या कहा लेखक से, आप पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आगे जाकर पता लगाता हूँ। बैठने से पहले नीचे अच्छी तरह देख लिया। चींटा तो क्या, चींटी तक ना थी। स्केच करने में लेखक क्या हो गया, मग्न हो गया। पर कोई 10-15 मिनट के बाद गंभीर स्वर लेखक को सुनाई पड़ा। सोचा दूर बहती नर्मदा का स्वर होगा, लेकिन स्वर तेज होता गया तो मेरा ध्यान गया। सामने तो कुछ नहीं था, पर जो ही ऊपर देखा तो मेरे चक्के
छूट गए। मेरे सिर पर क्या था? मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। लेखक के सिर पर क्या मंडरा रहा था? मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं सिर पर पैर रखकर भागा। थोड़ी देर और हुई होती तो वीरगति को प्राप्त ना भी होता तो भी दुर्गति तो अवश्य होती। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसमें मधुमक्खी का खासा बड़ा छत्ता लगा था। गांठ बांध ली। अब बैठने से पहले नीचे भी देखूंगा और ऊपर भी देखूंगा। पहले तो लेखक क्या देखकर बैठा कि नीचे कुछ नहीं है। अब फिर उसने क्या सोचा कि अब मैं ऊपर भी देखूंगा बैठने से पहले। वे पगडंडी जंगल को जाती थी, इसलिए वापस नीचे उतरे। कुछ दूर पर झोपड़ियां दिखाई दे रही थी। वहां से क्या मिल गई? पगडंडी मिल गई। सिलगी नदी को पार करके लेखक आगे बढ़े। वहां नर्मदा तट के भीमकाय अर्जुन वृक्षों को देखकर चकित रह गए। आगे एक बाबा जी की कुटी पड़ी। वहां से सन्यासी का फिर साथ हो गया। कुटरई में पटेल के घर रहने की व्यवस्था हो गई। बैठे ही थे कि आवाज सुनाई दी, टूटे फूटे बर्तन गुड़ के बदले लो। फेरी वाला भी पहुंच गया था। आज कौन सा दिन था? शरद पूर्णिमा थी, चंद्र के राज्याभिषेक की रात। लेकिन इस वीरान इलाके के टुइया से गांव में किसी ने इनका उत्सव नहीं बनाया। मतलब टुइया सा गांव था जहां लेखक था, वहां पर इस रात्रि का कोई उत्सव नहीं बना रहा था। ना भजन मंडली थी इस गांव में, ना गीत संगीत था। मैं अकेला ही चांदनी में नहाता रहा। देर रात तक लेखक चांद को निहारता रहा। मुझे वह दुर्गा प्रतिमा की तरह जान पड़ा। लेखक को चांद कैसा दिखाई दिया? दुर्गा प्रतिमा की तरह जान पड़ा। विधाता इसे क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता करके 14 दिनों में घटता है। 15वें दिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। फिर अमावस्या को इसे क्या कर देता है? नील गगन में सिरो देता है। सर्जन विसर्जन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। लेखक बता रहा है चांद के बारे में। चांद क्या करता है? अमावस्या के दिन क्या होता है? पूरा गायब हो जाता है, नील गगन में समा जाता है। अर्थात सर्जन विसर्जन का यह क्रम चलता रहता है। विधाता इसे आहिस्ता आहिस्ता करके कितने दिनों में करता है? 14 दिनों में करता है। 15वें दिन इसमें क्या करता है? प्राण प्रतिष्ठा करता है। पौ फटते ही चल पड़े। शाम होते होते जैतपुरी पहुंचे। डूबते सूरज की मायावी किरणों से आलोकित किया था वो छोटा सा गांव था। गांव के पटेल ने सोने के लिए एक कमरा दिया, लेकिन सन्यासी पैर बिछाकर बाहर सोए। जो सन्यासी थे वो तो बाहर सो गए। हमें घर के अंदर कंबल में ठंड लग रही थी। वे बाहर खुले में एक चादर में मजे में सो रहे थे। वहां से फेरी वाले वापस चले गए। सन्यासी आगे निकल गए। कन्हैया संगम में हम क्या कहाँ पर रुके थे? गोसाई जी के घर पर रुके। लेखक क्या कह रहा है? कन्हैया संगम में हम कहाँ रुके थे? गोसाई जी के घर पर रुके थे। कहाँ पर रुके थे? कन्हैया संगम में लेखक गोसाई जी के घर पर रुके थे। नर्मदा के किनारे किनारे चलने के आग्रह के कारण दूसरे दिन शाम को हम ऐसे गांव जा पहुंचे जहां कोई भूला भटका ही जाता है। गांव का नाम क्या था? छिनगांव। जहां कोई भूला भटका जाता है उस गांव के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा गांव था? छिनगांव था। गिनती के घर थे। थककर इतने चूर हो गए कि आगे जाने की हिम्मत नहीं थी और इस गांव में आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं था। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग हमें चोर समझ बैठे थे। मैंने बहुत चिरोरी की, लेकिन किसी ने हमें आश्रय नहीं दिया। आखिर एक गरीब दंपत्ति से अनुमति लेकर उनके आंगन में हमने सामान रखा। थोड़ी देर में रात हो गई। गुप अंधेरा हो गया। अनजान जगह थी। इतने में क्या हुआ? दो आदमी आए। उनके मुंह से कैसी बदबू आ रही थी? शराब की आ रही थी। आते ही हमसे उन्होंने क्या किया? जवाब तलब करने लगे। कौन हो? कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? मैंने समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन व्यर्थ रहा। जिसके आंगन में है थे उसे भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने बोला, ये कौन है तुम्हारे? क्यों आपने यहाँ जगह दी? रात को अगर कोई वारदात हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा पक्ष लेते हुए घर की स्त्री क्या बोली, कोई आ ही जाए तो हम उसे क्या भगा देंगे? फिर ये चोर नहीं हो सकते। चोर इतना बोझ लेकर नहीं चलते। चोर दिन को आकर टोह ले जाते हैं, फिर रात को करने आते हैं। ये बेचारे तो क्या है, शाम को आए हैं और जब से आए हैं कहीं नहीं गए। लेकिन जो नशे में हो उसे कोई क्या समझाए। धीरे धीरे और भी आ गए। उन शराबियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी को विश्वास हो गया कि हमारे गांव में क्या हो गया है। दो शातिर चोर आ गए हैं और आज रात सावधान नहीं रहे तो किसी के भी घर चोरी हो सकती है। हमारे ऊपर पहरा देने कुछ लोग वहीं जम गए। ऐसे संदेह और भय के वातावरण में, अनजान जगह में, ठंड में, बाहर खुले में सोने का जीवन का यह पहला मौका था।
चुप्पी साध कर लेटे रहने के सिवा और कोई चारा ना था। जागते हुए भी हम सोते बन गए। मन में ये आशंका बराबर बनी रही कि पता नहीं कब क्या हो जाए। चांद निकला तो कुछ हिम्मत बंधी। कोई 2 घंटे बीत गए। नींद तो क्या आती, किसी तरह पड़े थे। तभी हवा में थिरकती हुई मधुर स्वर लहरी सुनाई दी। अद्भुत थी उसकी मिठास, दिव्य था उसका प्रभाव। ऐसे मीठे गीत तो सुने ही नहीं थे। कितने स्वाभाविक, कितने सहज, कितने कोमल। एक पल में मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। अवहेलना, अपमान, ठिठुरन, हर चीज गायब हो गई। बस रह गए तो वे गीत और उनकी मिठास। लेखक को क्या सुनाई दिया? गीत सुनाई दिए। पड़ोस के आंगन में गांव की किशोरियों ने अपने मीठे कच्चे स्वरों में रीना गीत शुरू किए थे। किशोरियां कौन सा गीत गा रही थी? रीना गीत। चोरों के भय से उन्हें सारी रात जागरण जो करना था। हल्की लयबद्ध तालियों के साथ गीत की एक पंक्ति एक टोली गाती, दूसरी पंक्ति दूसरी गाती। बीच बीच में हंसी ठिठोली और हास प्रयास। कितना मधुर, कितना सपने लग रहा था ये सब। अभिशाप को इस तरह वरदान में बदलते कभी नहीं देखा था। सुनते सुनते कुछ कब नींद आ गई, कुछ पता भी नहीं चला। तो आज मैंने आपको मंडला से छिनगांव तक की यात्रा करा दी है। आगे की वीडियो अगले बार मैं आपको कराऊंगी, जिसमें हम इससे आगे जो बताया गया है उसका अध्ययन करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो और इसमें मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।